नमस्कार। वैसे पता तो होगा ही कि बहुत दिनों से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे। वीडियो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे चोट वोट लग गई थी। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया था तो चोट लग गई थी, इसी वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। अब देखो आ गए हैं और आवाज़ की क्लियरिटी और अच्छी आ जाएगी क्योंकि मैंने कॉलर ब्लूटूथ मंगवा लिया है। तो उम्मीद है कल या परसों तक आ जाएगा और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा तो उसमें आवाज़ भी बहुत क्लियर रहेगी। ठीक है, फिलहाल तो चलते हैं एक टॉपिक के साथ। जैसा कि पता ही होगा कि एक मैंने पोस्ट डाली हुई थी, उसमें मैंने बताया था कि नील की खेती के बारे में बात करूंगा और चंपारण विद्रोह के बारे में बात करूंगा। नील की खेती से ही रिलेटेड था चंपारण का विद्रोह, इसलिए हम लोग एक टॉपिक डाले थे नील की खेती और चंपारण का विद्रोह। जबकि दोनों अलग अलग हैं, अलग समय काल पे हुए थे। ये 1860 में हुआ था और चंपारण का विद्रोह 1917 में हुआ था। लेकिन चूंकि नील की खेती से ही रिलेटेड था इसीलिए मैंने साथ में टॉपिक डाला है। तो चलो अच्छा, पहले इसका पार्ट 1 देख लेते हैं नील की खेती के बारे में और उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे किसके बारे में, चंपारण के विद्रोह के बारे में। वो भूमिका बहुत अच्छी होगी। फिलहाल देखो नील के विद्रोह के बारे में। तो नील की खेती के बारे में दरअसल कहा क्या जाता है, कहा यह जाता है कि जिस जगह पर नील की खेती की जाती है, मान लो किसी खेत में की जा रही है, तो उसका परिणाम क्या निकलता है। उसका परिणाम ये कुछ दिन बाद निकलता है कि वहाँ की उर्वरा शक्ति जो भूमि की होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, समाप्त होने लगती है। इसलिए थोड़ा किसान बचना चाहते हैं नील की खेती से। कहाँ के, जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। पानी की मात्रा ज़्यादातर क्षेत्र में किस क्षेत्र में है, भारत के। तो भारत के किस क्षेत्र में ज़्यादातर पानी की मात्रा बढ़िया मिलती है, बंगाल क्षेत्र में। तो बंगाल क्षेत्र के कई सारे ज़िले हैं, जैसे मुर्शिदाबाद हो गया, पाबना हो गया या नदिया ज़िला हो गया, वहाँ खेती बहुत अच्छी की जा रही है। और भी कई सारे ज़िले थे, मुख्यतः मैं स्थान। ठीक है, तो नदिया ज़िले में शुरुआत हुई है, लेकिन ज़्यादातर आगे चल के देखोगे कि पाबना में बहुत बढ़िया सफलता मिली थी नील की खेती के बारे में। चलो वो तो आगे की चर्चा करेंगे, फिलहाल जानो। तो जनरली बंगाल के क्षेत्र के लोग, किसान जो करना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं, चावल की खेती करना चाहते हैं, नील की खेती नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, तो जितने भी जैसे कारखाना के मालिक हुआ करते थे नील के, वो लोग किसानों को क्या करते थे, अग्रिम ऋण की वजह से वो लोग क्या करते थे, नील की खेती करवाया करते थे किसानों से। और किसानों से बेसिकली नहीं, रैयतों से। और रैयत क्या होती थी, ये हम रैयतवाड़ी व्यवस्था में बताएंगे क्या होती थी। वैसे नॉर्मल एक तरीके से कहें तो भूमि के मालिक हुआ करते थे, वो कई सारे टुकड़े अपने पास रखा करते थे और उनका एक मालिक हुआ करता था जिसको हम लोग क्या कहते थे, रैयत। आगे चल के देखेंगे, बहुत सारी डिटेल होगी इसकी, फिलहाल जानो। तो रैयत वाले लोग क्या करते थे, वो भूमि के मालिक हुआ करते थे। किसानों की जो पर्सनल भूमि हुआ करती थी, अंग्रेजों के माध्यम से वो उनको अग्रिम ऋण उपलब्ध कराते थे। अग्रिम ऋण की अवधि क्या होती थी, कभी कभी 1 साल हुआ करती थी, कभी कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 5 साल, कभी 7 साल के लिए वो लगता है कि लीज पे ले लिया करते थे। किसको, भूमि को। कौन, रैयत लोग। अब वो लोग करते क्या थे, अग्रिम ऋण दे देते थे। जैसे मान लो मैंने 1 साल के लिए ऋण ले लिया। जनरली उस समय के समय में चलता था 2 रुपया बीघा, आसपास यही चलता था। तो जैसे 2 रुपया बीघा ले लिया और हमने कह दिया कि इतनी आपको यहाँ पर नील की पैदावार करनी है। अब कभी कभी होता था क्या था, सरप्लस हो जाता था नील। अच्छा, सरप्लस हो जाता था तब भी उसका फायदा रहता था। जो कारखाना मालिक हुआ करते थे नील के, वो एक्स्ट्रा पैसा भी दे दिया करते थे। लेकिन जब कम हुआ करता था नील, मान लो 2 रुपया बीघा उन्होंने दिया और 2 रुपया बीघा से कम उनका अगर माल तैयार हुआ तो फिर वो हम लोग ऋण लगा देते थे, हमसे वसूली किया करते थे उस 2 रुपया की, क्योंकि जितना उन्होंने दिया उतना तो निकालेंगे ही निकालेंगे। तो इस तरीके से ऋण लगा दिया करते थे। अच्छा, जब कभी भी फसल जो है अच्छी पैदावार हो जाती थी तो फिर क्या रहता था, अच्छी फसल पैदावार अगर हो गई है तब तो ठीक है, बढ़िया फ़ायदा मिल गया किसानों को। लेकिन अगर फसल बढ़िया नहीं हुई तो फिर ऋण लगा दिया करते थे। और जब ऋण लगा दिया करते थे तो फिर एक तरीके से क्या, किसानों को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। तो किसान इस खेती से बचना चाहते थे और चावल की खेती पैदावार करना चाहते थे। तो हुआ क्या, अब देखो भूमिका कैसे बनी। जो बंगाल के प्लांटर जो थे, प्लांटर किसको कहते हैं, कारखाना मालिक को, वो एक अनुबंध के तहत, ये अनुबंध क्या होता है, एक स्टाम्प पर किसानों से लिखवा लिया करते थे कि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 7 वर्षों के लिए आप क्या करेंगे, इस खेती के टुकड़े पर नील की खेती किया करेंगे। तो अग्रिम ऋण भी दे दिया करते थे।
वहीं पे नील की खेती होती थी। और नील की खेती का परिणाम क्या हुआ करता था कि वहाँ की जो कृषि है, जो खेती है, जो भूमि का टुकड़ा है, उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाती थी, कमजोर हो जाती थी। इसलिए वो खेती से बचना चाहते थे। कृषि किसकी करना चाहते थे? खाद्यान्न की। खाद्यान्न में मुख्यतः कौन? चावल की खेती। शुरुआत कहाँ से हुई? इसका विरोध किया गया। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई? सितंबर सन 1859 में नदिया जिला, वहाँ का एक मुख्यतः एक गांव है जिसका नाम है चौगाचा गांव। वहाँ के किसान नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। उन्होंने इसके प्रति क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भैया हम नील की खेती नहीं कर पाएंगे, हमारे खेत बेकार हो जा रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार आवाज उठाने की कोशिश की किसानों ने। एक सफल नेतृत्व जोड़ा जाता है किसानों का, पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ, वो नील की खेती के खिलाफ ही जोड़ा जाता है। और इसका सबसे बढ़िया सफलता कब प्राप्त हुई? जब एक वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, उन्होंने अपनी पत्रिका हिंदू पैट्रियट में इसका एक लेख निकाल दिया। और जब लेख निकाला तो उसके बारे में चर्चा की कि देखो अंग्रेजी नीति जो है वो किसानों के प्रति इतनी कठोर होती जा रही है, जबरदस्ती नील की खेती करवाते हैं। अच्छा, रंगमंच के तहत एक नाटक पत्रिका भी थी जिसका नाम था दीनबंधु नील दर्पण। किसकी थी? दीनबंधु की। उन्होंने चित्रण के माध्यम से, चित्र का मतलब एक तरीके से किसानों के चित्र, उस कृषि के चित्र, उनकी दुर्दशा का चित्रण किया, उसमें निकाला। तो खुला चित्रण इसका दिया नील दर्पण नाटक में। किसने? दीनबंधु ने। तो इन दोनों के माध्यम से और प्लस दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन दोनों नेताओं के माध्यम से इसका विरोध किया गया। किसका? अंग्रेजी नीतियों का। नीतियों का मतलब मुख्यतः कौन सा? नील की खेती। फिर हुआ क्या? एक समय बंगाल के उपराज्यपाल थे वहाँ के जेपी ग्रांट। वो बंगाल की यात्रा के दौरान थे, तो नदिया जिले की तरफ जा रहे थे। और नदिया जिला जानते हैं, वही भागीरथी नदी वाला एरिया, वही गंगा नदी, पश्चिम बंगाल। वहाँ के किसानों को उन्होंने देखा उस यात्रा के दौरान। तो उन किसानों ने क्या किया? एक प्रार्थना पत्र दिया कि देखो हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं और आप एक आदेश पारित करिए अंग्रेजों के खिलाफ, और उनसे कहिए कि हम पर ये दबाव ना डाला जाए और हमको जो कृषि बढ़िया लगेगी हमको वो किया जाए, क्योंकि मेरी मूल आवश्यकता जो है वो पेट भरना है, खाद्यान्न यानी है। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया? प्रार्थना पत्र दिया किसानों ने, और राज्यपाल ने सुनवाई भी की। उसके लिए क्या किया गया? 31 मार्च 1860 को एक नील आयोग का गठन किया गया। इसमें मुख्यतः 5 सदस्य थे। इसमें भारतीय नेतृत्व भी कर रहे थे चंद्रमोहन चटर्जी, जो जमींदारों का नेतृत्व कर रहे थे मुख्यतः। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि नील आयोग में कौन सा भारतीय सदस्य शामिल था? तो कौन था? चंद्रमोहन चटर्जी। और इसके तहत क्या किया गया कि जो भी मामले होंगे कानूनी, वो अब सरकार के तहत उसका निर्णय दिया जाएगा और कानूनी ढंग से उसकी कार्रवाई की जाएगी, और किसी भी किसान को मजबूर नहीं किया जाएगा। किसके लिए? नील की खेती के लिए। तो इस प्रकार जब 1860 में नील आयोग का गठन हुआ तो किसानों की समस्याएं कहीं हद तक सफल साबित हुई। और अंग्रेजों को क्या किया गया? ये विवश करने के लिए नहीं किया गया कि आप किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाएं। तो ये नील का विद्रोह किसानों के संगठित और सुयोजित तरीके से क्या हुआ? सफल हुआ। ठीक है, तो ये था नील का विद्रोह। उम्मीद है थोड़ा समझ में आया होगा। फिलहाल अच्छा चीज़ याद रखना, अभी ऑनलाइन मैं ज़्यादा देखो, या जैसे मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो क्लास का माहौल दूसरा रहता है, वहाँ हल्का सा कुछ भी झिझक विझक मेरे अंदर नहीं रहती है। इसमें थोड़ा हल्का भी है, धीरे धीरे देखो आ जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ों में बहुत कॉन्फिडेंस रहता है और कुछ चीज़ों में देखो भी नहीं रहता है, क्योंकि वो मोबाइल को समझा रहे हैं ऐसा लग रहा है। तुम तो समझ रहे होगे। चलो ठीक है, फिलहाल 1-2 बार देखना वीडियो को, कम से कम 2 बार देखना, तो नील का विद्रोह समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और हाँ, एक चीज़ और सूचना दे दें कि हम जियोग्राफी की क्लास लेकर के आ रहे हैं, पर्सनल RO की। जैसा कि देखो भी नोटिफिकेशन आने वाला भी है, एक दिन पेपर में निकला भी था, और उसका कंप्लीट मैं बैच लेके आऊँगा। एक दिन सिलेबस पूरा लिखाऊंगा जियोग्राफी का, और पूरा A to Z मैं क्या कराऊँगा, टॉपिक टू टॉपिक कराऊँगा। अच्छा, कोशिश ये करना कि आप लोग वो करेंगे, एक बुक आती है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस की, इंग्लिश में खरीद लीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैपिंग वर्क कराएंगे वो एटलस के थ्रू ही कराएंगे। और जब मैप मैं कराऊंगा तो यकीन मानिए आप एटलस लेके बैठेंगे तो जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँगा और आप अगर देखना अच्छे तरीके सीख गए
तो अच्छे नंबर ला सकते हैं जियोग्राफी के मामले में। वैसे तो मैं लगभग में सारे टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलो कोशिश करो यही कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और अगली बार लेकर के आएंगे चंपारण का विद्रोह। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।